morning everyone. Today we are going to start our next chapter, that is fourth chapter, chemical bonding. हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमें किस चीज को स्टडी करना है। केमिकल बॉन्ड जो है वो होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, और ये केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है उसको हमें देखना है। तो देखो, कोई भी मैटर जो होता है वो एक या एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और हमें पता है कि एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होता है। और हमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी है उसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो आप क्या देखते हो कि जो 118 एलिमेंट्स है, इनमें से जो नोबल केसेस के एलिमेंट्स होते हैं या नोबल केसेस जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, यानी नोबल केसेस के जो एटम्स होते हैं वो हमें फ्रीली मिलते हैं। बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम्स फ्री नहीं रहते हैं। वो एटम्स जो है वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्यों बनते हैं या मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से बन रहे हैं। हमने क्या बोला कि एटम्स कंबाइन होंगे और क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एटम्स जो है जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है उसकी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बनता है। यानी एटम्स जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है ये बनता क्यों है, तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग होने से जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, और एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है, एटम को स्टेबिलिटी देने के लिए, कि एटम जो है उनमें केमिकल बॉन्डिंग होने से एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, ये केमिकल बॉन्डिंग जो है उसका कंसेप्ट जो है सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉसेल-लैविस कंसेप्ट। कॉसेल-लैविस जो है उन्होंने कंसेप्ट दिया था केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है कॉसेल-लैविस कंसेप्ट। बहुत सारे साइंटिस्ट पहले केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन 1961 में कॉसेल-लैविस ने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। अब देखो ये क्या बोलते हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन किया वैलेंसी को, मतलब वैलेंसी को ही ये बेस लेके चले, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही ये बेस लेके चले, और उसके बेसिस पर इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के रूप में रिप्रेजेंट किया। मतलब इन्होंने एटम जो है उसको इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ठीक है, और साथ में आउटर शेल के फॉर्म में इन्होंने एटम को रिप्रेजेंट किया। और ये बोला कि कोई भी एटम जो होता है उसके आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो स्टेबल होता है। और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम जो है, यानी उस एटम को इसने क्यूब मान लिया इस तरीके से कि ये एक क्यूब है, और हमें पता है क्यूब्स के कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो इसने बोला कि आउटर शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम में तो क्या होगा, 2 8 1, आउटर शेल में ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आउटर शेल में। जो आउटर शेल का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये ही एक इलेक्ट्रॉन 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। जैसे
सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही 8 कॉर्नर्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नोबल गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। किसी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। मींस उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस काइंड का होगा कि पूरे के पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे। दूसरा इसमें ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर स्टेबल जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। जैसे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, NaCl है, ठीक है। तो हमें पता है कि सोडियम के पास आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर ट्रांसफर कर देंगे। जैसे Na है तो Na क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन कर लेगा, ये जो क्लोरीन है वो गेन कर लेगा। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ही क्या बना लेगा, Cl- बना लेगा। तो इस तरीके से ये क्या बोलता है कि आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा ले रहा है और इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। अब देखना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट शेल अब ये हो गया और इसमें क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब अब ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इसी तरीके से इसने ये बोला कि क्यूब जो होता है उसके कॉर्नर पे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे गेन करते हैं, एक दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके। जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और दोनों के बीच में क्या हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके बेसिस पर इसने लेविस सिंबल्स दिए। लेविस सिंबल्स में इसने क्या बताया कि कोई भी एटम जो होता है वो क्या करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराता है, मतलब आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ही बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेफ रहते हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसके बेसिस पर लेविस ने कुछ सिंबल्स रिप्रेजेंट किए, मतलब इलेक्ट्रॉन के जो आउटर शेल है उन आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको किस तरीके से शो करना है वो लेविस ने बताया। तो यहाँ से देखना, जैसे हमारे पास है लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद हमारे पास आएगा बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, ठीक है। तो लिथियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो हम क्या बना देंगे, एक डॉट बना देंगे। फिर बेरिलियम के पास कितने हैं, 2, तो 2 डॉट्स बना देंगे। बोरोन के पास कितने हैं, 3, तो 3 डॉट्स बना देंगे। कार्बन जो है उसके पास कितने हैं, 4, तो 4 डॉट्स बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन, और इधर नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5, तो 5 डॉट्स बना देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, तो ये 6 डॉट्स बना देंगे। फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7, तो ये 7 डॉट्स बना देंगे। और नियोन, नोबल गैसेस, उनके पास कितने हैं, 8, तो ये 8 डॉट्स बना देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको हमने डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इन डॉट्स को ही हम क्या बोलते हैं, लेविस सिंबल्स बोलते हैं। और ये जो डॉट्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं लेविस के जो सिंबल है उसके बेसिस पर कि कोई भी एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा हम बता सकते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। उस एलिमेंट की जो वैलेंसी है उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो वैलेंसी क्या हो सकती है, जितने हमने डॉट्स बनाए हैं उतनी वैलेंसी हो सकती है। दूसरा क्या करें, हम 8 में से इन नंबर ऑफ डॉट्स को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, वैलेंसी निकल के आ जाएगी। तो वैलेंसी को हम लेविस सिंबल्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं। जितने डॉट्स बने हुए हैं वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सेकंड वैलेंसी, या तो जितने डॉट्स बने हुए हैं वो वैलेंसी है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, 8 में से इन डॉट्स के नंबर को माइनस कर दो, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब लेविस ने क्या देखा, जब ये केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट दिया तो लेविस ने ये देखा कि जो आपकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी हुई है और हमें सबको पता है कि जो हमारा 17th ग्रुप है, हैलोजन जो ग्रुप है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे फ्लोरीन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फर्स्ट जो ग्रुप आता है हमारा एल्कली मेटल्स वाला वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो उसने जब केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया तो क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मींस हैलोजन है और जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, उन दोनों को कौन सेपरेट करता है, नॉर्मल गैसेस सेपरेट करती है। दोनों के बीच में कौन आ रहा है, क्योंकि 18th ग्रुप ही आएगा ना, लास्ट हमारा ये 17th ग्रुप आता है, फिर इसके बाद ये 18th ग्रुप आता है और यहाँ पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई। इसका मतलब आगे में जो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, 17th और फर्स्ट ग्रुप के बीच में कौन आता है, 18th ग्रुप आता है। तो इसने बोला कि नोबल गैसेस और जो आपके एल्कली मेटल्स हैं उनको कौन सेपरेट करती है, हमारी ये नोबल गैसेस सेपरेट करती है हैलोजन को और एल्कली मेटल्स को। दूसरा इसने क्या बोला कि एल्कली मेटल्स जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और क्या बनाती है, कैटायन बनाती है, और हैलोजन्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायंस बनाते हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। जैसे हमने अभी सोडियम का पढ़ा था, सोडियम क्या है, एल्कली मेटल है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मींस इसने क्या किया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया। और क्लोरीन हमने देखा था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करते ही इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया। क्योंकि नोबल गैसेस जो होती है उनके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन कौन है, हमारे पास हीलियम। हीलियम के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बोलता है कि जो हैलोजन और एल्कली मेटल्स है इन दोनों को नोबल गैसेस सेपरेट करती है। हैलोजन्स जो होते हैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाते हैं, और जो आपके एल्कली मेटल्स होती है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाती है, और दोनों ही क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट इसने ये बताया कि जो कैटायन और एनायन होते हैं ये दोनों आपस में किससे अटैच रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच रहते हैं। तो ये क्या बोलता है कि कैटायंस और एनायंस जो है वो किसके थ्रू अटैच रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल जो इसने बोला उसको कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे मैं बात करूं NaCl हम पढ़ चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं CaCl। अब कैल्शियम है, ये क्या करेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कैल्शियम का क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में, जैसे ये Na आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है ना हमारे पास, तो मैंने इससे पहले Na लिख दिया, Na से भी आगे आ जाएगा ऑर्गन लिख दो, ये ऑर्गन आ गया 18 नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद S में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है, 3s2।
Ni रह गया, ठीक है। तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सॉरी ऑर्गन रह गया, तो इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऐसे ही हमने क्लोरीन ले रखा है। क्लोरीन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ये Ni, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन 17 पे आता है ना हमारे पास, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3s2 और 3p5। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे Ni और ये 3s2 3p5, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही ये Cl माइनस हो गया, और Cl माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, Ne 3s2 और 3p6। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑर्गन का। तो इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, वो एक ऑर्गन वाला कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ 3s नहीं है, यहाँ 4s है, ठीक है। ये 4s है, कैल्शियम के पास 4s के इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे इसके पास 3s में इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देगी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके से कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करता है। तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी एटम जो है वो कैटायन और एनायन मिलकर कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, तो वो कैसे बन रहा है, क्योंकि वो दोनों क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करके, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसने और क्या चीजों को एक्सप्लेन किया। जो लेविस पोजन ने केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ये जो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और ये जो कैटायन एनायन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता रहे हैं, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद आप ये देखना कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉसे-लेविस कंसेप्ट के बेसिस पर।